तो देखो, इनिशियली शुरुआत का जो बेसिक पार्ट है वो तुम लोग ऑलरेडी पढ़ ही चुके हो। एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो शुरुआत का टॉपिक होता है, शुरुआत का टॉपिक देखे हो एटॉमिक स्ट्रक्चर में, जो ऑलरेडी स्ट्रक्चर ऑफ एटम में तुम लोग पढ़े ही हो, याद है? डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन हो गया, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, वो कैसे हुआ है, ये सब पढ़े हो ना ऑलरेडी। तो ये सब जल्दी से बताते जाना मेरे को, ये सब तो याद ही होगा तुम लोग को अभी। अरे रेस्पॉन्ड करो तुम लोग, ऐसे बैठे रहोगे तो फिर नहीं आएगा क्लास। ठीक है, तो ये सब ऑलरेडी, ये सब फिर से तो बताना नहीं है। हेलो। नो सर। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन कैसे हुआ था, ये सब ऑलरेडी डिटेल में डिस्कशन किए हैं। जे थॉमसन किसका डिस्कवरी किया था? इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया था। प्रोटॉन का डिस्कवरी कौन किया था? गोल्डस्टीन। 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 न्यूट्रॉन का चैडविक। ठीक है, चैडविक। तो ये सब ऑलरेडी, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, कैथोड रेज और एनोड रेज में क्या डिफरेंस होता है, ये सब ऑलरेडी जानते हो ना तुम लोग। ये सब फिर से हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है? वो सब ऑलरेडी पढ़े हो। जब 11th में जाओगे, 11th में भी ये टॉपिक है, उसी का आगे वाला पार्ट कराएंगे हम, मतलब जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसके बाद वाला टॉपिक। तो ये सब डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया। न्यूट्रॉन का डिस्कवरी तो डिटेल में वहां भी नहीं पढ़ना है, ठीक है? तो ये सब ऑलरेडी तुम लोग पढ़ चुके हो। तो शुरुआत में बेसिक देखोगे 11th वाले बुक में भी, तो उसमें भी शुरुआत में 2-3 पेज ये इंट्रोडक्शन में ये सारा चीज दिया हुआ है, ठीक है? तो ये सब ऑलरेडी पढ़ी हो। और उसमें ये तो हो गया डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके बाद तुम लोग एटॉमिक मॉडल्स के बारे में भी पढ़े हो। तो पहला मॉडल थॉमसन मॉडल पढ़े ही हो तुम लोग, प्लम पडिंग मॉडल जिसको बोला जाता है, पढ़े हो ना? उस मॉडल का क्या ड्रॉबैक था, याद है या नहीं? हाँ सर याद है। फिर उसके बाद दूसरा रदरफोर्ड मॉडल है, जो कि डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस का डिस्कवरी रदरफोर्ड ही किया था ना। तो उसमें रदरफोर्ड्स का एक अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, वो भी डिटेल में तुम लोग पढ़े हो ना? अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उसका क्या क्या ऑब्जर्वेशंस गोल्ड था फॉइल और एक्सपेरिमेंट। क्या क्या कंक्लूजन था उसका। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट जो था, ठीक है? तो वो ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो उसके बाद नेक्स्ट आता है बोर्स मॉडल। तो बोर्स मॉडल में तुम लोग उतना डिटेल में नहीं किए हो, बोर्स मॉडल में थोड़ा सा पढ़े हो एटलीस्ट, कैसे एनर्जी लेवल होता है, अलग अलग एनर्जी लेवल्स हैं उसमें। तो बोर्स मॉडल को हम लोग डिटेल में करेंगे, बोर्स मॉडल का कैलकुलेटिव पार्ट यहाँ पे करेंगे डिटेल में, लेकिन उससे पहले कुछ कुछ चीजें जानना जरूरी है। तो जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं, ये 3 टाइप्स के सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, मतलब एटम्स के अंदर जो पार्टिकल आते हैं उसको सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोला जाता है। तो ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स का कुछ कुछ डेटा है उससे रिलेटेड, ये सब ध्यान रखो। तो पहला सब एटॉमिक पार्टिकल, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है? तो नेम हो गया, इसके बाद हम लोग एब्सोल्यूट चार्ज, फिर उसके बाद मास, मास इन केजी लिखो, और उसके बाद मास इन एएमयू, ठीक है? एएमयू मतलब एटॉमिक मास यूनिट, एएमयू बोलो या फिर यू बोलो, आजकल यू ही यूज होता है जनरली, जिसको यूनिफाइड मास बोला जाता है, ठीक है? तब चलो यहाँ बताओ, सबसे पहला जो सब एटॉमिक पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट स्मॉल ई से किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज तुम लोग पढ़े हो, कितना है इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, कितना होता है, बता सकते हो? सर -1.6 इंटू 10⁻⁹ -19, ठीक है? -19 सर। तो ये जो चार्ज होता है ना, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, ठीक है? चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है उसको कूलम में मेजर किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन, ये पढ़े ही होगे, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस साइन आता है। और मैग्नीट्यूड इसका कितना होता है? 1.6 इंटू
10⁻⁻19 कूलम, मतलब एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, और ये माइनस साइन क्यों आ रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। अब इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है केजी में, बता सकते हो? 9.1 into 10 to the power minus 31. 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, तो ये केजी में हो गया। ठीक है, एमयू वाला बाद में लिखेंगे, चलो। उसके बाद प्रोटॉन हो गया, तो प्रोटॉन को स्मॉल पी से रिप्रेजेंट किया जाता है। प्रोटॉन का चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो प्रोटॉन का चार्ज जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा, मैग्नीट्यूड उतना ही होगा, बट साइन प्लस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये 1.6 इंटू, इस पे मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा, 10⁻⁻19 कूलम। चलो, अब इसका मास कितना होता है प्रोटॉन का? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। 27 kg. तीसरा जो है सब एटॉमिक पार्टिकल, वो है न्यूट्रॉन, स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये न्यूट्रल होता है, तो इसके ऊपर चार्ज क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, और इसका मास जो है ये प्रोटॉन के मास के बराबर ही होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। चलो, तो अब एक क्वेश्चन तुम लोग मोल कॉन्सेप्ट में पढ़े होगे, एएमयू और ग्राम या केजी में रिलेशन क्या होता है? 1 एएमयू इज इक्वल टू कितना ग्राम होता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। 24 gram. इसी को केजी में अगर कन्वर्ट करें हम लोग, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, तो वही चीज है। तो यहाँ पे देखोगे प्रोटॉन का मास जो है ये 1.67 10⁻⁻27 kg है, तो इसको नियरली हम लोग 1 एएमयू लिख सकते हैं। इसी तरह न्यूट्रॉन का मास भी नियरली 1 एएमयू लिख सकते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन के मास को कन्वर्ट करोगे एएमयू में, तो ये ऑलमोस्ट आएगा 0.00054 एएमयू। ठीक है, तो यहाँ पे पढ़े ही होगे तुम लोग कि जो एटॉमिक मास होता है, जो मास ऑफ द एटम हम लोग कंसिडर करते हैं, तो उसमें देख रहे हो कि यहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन के मास को कंपेयर करें, तो इन दोनों के रेस्पेक्ट में उसका मास क्या है? इलेक्ट्रॉन का बहुत ही कम है। दिख रहा है ना, ये दोनों अगर 1 1 ले रहे हैं तो उसका वैल्यू कितना है? एएमयू में ही अगर कंसिडर करें तो 0.000, 3 डेसिमल 0 है, उसके बाद 54 है। तो अगर हम लोग इसके रेस्पेक्ट में बात करें, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रेस्पेक्ट में, तो इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम है, मतलब 1 के रेस्पेक्ट में उसको हम लोग नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। इसलिए एटॉमिक मास में जब भी मास ऑफ द एटम कंसिडर किया जाता है, तो उसमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कंसिडर नहीं किया जाता है, उसको नेग्लिजिबल माना जाता है। तो साफ साफ दिख ही रहा होगा क्यों उसको नेग्लेक्ट करते हैं। समझ में आ गया ना? क्योंकि उसको अगर जोड़ भी दोगे तो कुछ ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि 1 के रेस्पेक्ट में बहुत ही छोटा क्वांटिटी है, तो इसलिए उसको नेग्लेक्ट ही कर देते हैं हम लोग। तो जो भी मास एटम का आ रहा होगा, एटम के अंदर जो भी मास होगा, वो किसकी वजह से होगा? प्रोटॉन की वजह से और न्यूट्रॉन की वजह से। इसलिए जो मास नंबर होता है, मास नंबर में तुम लोग पढ़े होंगे, मास नंबर जिसको ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये मास नंबर किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। पढ़े हो ना ये? हेलो, Yes, sir. ठीक है, तो मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इसमें इलेक्ट्रॉन का मास ऐड नहीं होता है क्योंकि वो नेग्लिजिबल है। इन दोनों के रेस्पेक्ट में उसका मास बहुत ही कम है, तो तो इसलिए अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन भी हो जाए तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा मास ऑफ द एटम पे। तो देखे होगे कि अगर आयंस भी बनता है, तो आयंस बनने से एटम के मास पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और दूसरा होता है इसमें एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या हुआ? एटॉमिक नंबर Z होता है, जो कि किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल डिफाइन किया जाता है। ठीक है, अगर मान लो उसमें अगर वो न्यूट्रल एटम दिया हुआ है, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बराबर होंगे। न्यूट्रल एटम में तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? वो दोनों इक्वल होता है। लेकिन जब आयंस बनता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन का नंबर चेंज हो जाएगा, क्योंकि आयंस दो टाइप के होंगे, एक कैटायन होगा, दूसरा अनायन होगा। तो कैटायन जो होगा वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगा, और अनायन जो है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन का नंबर वेरी करेगा। लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो हमेशा सेम रहेगा। इसलिए एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होगा?
नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल। तो ये सारा चीज है। अब इसमें चलो एक दो क्वेश्चन ऐसे रिलेटेड करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग इसमें। इतना ये तो आता है ना सबको, ये सब तो ऑलरेडी पहले पढ़ रखे हो। यस सर। चलो तो इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद आगे करेंगे। क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखो तुम लोग। स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? Yes, sir. Yes, sir. तुम लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता है क्या? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. एसपीडीएफ के अकॉर्डिंग? नो No, सर, sir. पीडीएफ Yes, पे sir. नहीं है। चलो ठीक है, वो भी करेंगे हम लोग, ये इसी चैप्टर में करना है डिटेल में, तो वो करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला भी नहीं दे रहे हैं क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन दे रहे हैं हम करने के लिए। हाँ चलो, क्वेश्चन है, दो सिमिलर टाइप के क्वेश्चन दे रहे हैं। पहला बना, एन एलिमेंट with mass number 81 contains 31.7% more neutrons as compared to protons. Assign the atomic symbol. एक क्वेश्चन ये है, तुम लोग बनाओ तब तक। दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं, an ion with mass number 56 contains 3 units of positive charge and 30.4% more neutrons than electrons. Assign the symbol of the ion. टू दिस आयन लिख लो। क्वेश्चन समझ में आया ना सबको? चलो दोनों क्वेश्चन ट्राई करो। सर उसके बाद ऊपर में ब्रोमीन है क्या, ये जो भी एलिमेंट है? कैलकुलेशन हो गया? हाँ। कर लो, दोनों कर लो, हम दोनों एक ही साथ करेंगे।
बन जाएगा तो बोलना। सर बन गया दोनों। सबका बन गया। सर 1 नंबर बन गया। 1 नंबर बना है अभी, और दूसरा कौन बनाएगा? बना रहे हैं। बनाओ जल्दी। फर्स्ट सबका हो गया क्या? बताओ फर्स्ट का आंसर क्या है जिसका इसका बना है? ब्रोमीन। सर ब्रोमीन। पूरा सिंबल बताओ। सर ब्रोमीन, मास नंबर 81 और एटॉमिक नंबर 35। 81 एटॉमिक नंबर 35। ये पूरा सिंबल ऐसे लिखना होगा तुमको। एटॉमिक सिंबल ऐसे ही होता है ना, सिंबल बीच में रहता है, नीचे एटॉमिक नंबर, ऊपर मास नंबर। सबका यही आया है फर्स्ट वाले का आंसर? हेलो, बताओ बताओ। फर्स्ट वाले में डाउट है तो बता दूं? नहीं है तो फिर सेकंड वाला बनाओ। सर सेकंड भी बन गया। बाकी लोगों को बनाने दो। हेलो, अरे बन गया दूसरा? क्या आंसर है बताओ सेकंड का? सर Fe3 प्लस, मास नंबर 56 और एटॉमिक नंबर 26। Fe3 प्लस मास नंबर सर 56, मास नंबर 56, एटॉमिक नंबर 26। 26। सबका यही आया, चेक कर लो। तो आयन हो गया Fe3 प्लस, एटॉमिक नंबर 26 एंड मास नंबर विल बी 56। देख लो, किसी को पूछना है दोनों में से कोई भी क्वेश्चन तो बताओ जल्दी। हेलो, सर नंबर 2। नंबर 2 पूछना है। नंबर 1 भी किसी को पूछना है?
रिस्पॉन्ड करो, नहीं तो नहीं बताएंगे फिर। नंबर 1 में कोई डाउट है किसी को? नहीं है। Yes, sir. नंबर कौन, क्या नंबर 1 या 2 में किस में डाउट है? सर दोनों में। दोनों नहीं बना? नो सर। तो फिर बोल क्यों नहीं रहे हो? इतने देर से हम पूछ रहे हैं तो बोलोगे तब तो पता चलेगा। देखो सिंपल है, इसमें इक्वेशन सॉल्व करने अगर तुमको आता है तो मैथ्स ही है एक्चुअली, और क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया, सॉरी, मास नंबर 81 दिया गया है और कंटेन्स 31.7 मोर न्यूट्रॉन्स एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को तुम एक्स एज्यूम कर लो। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को अगर एक्स एज्यूम करें, कैलकुलेशन तुम लोग को खुद करना है, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर एक्स हो गया तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना हो जाएगा बताओ तो, कितना परसेंट ज्यादा है? 31.7. हाँ, तो x प्लस 31.7% ऑफ x, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करोगे तो x प्लस 31.7% ऑफ x, तो जो भी यहाँ से आएगा कैलकुलेशन कर लेना। x प्लस 31.7% है तो बाय 100 इंटू एक्स, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स x है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसका मास नंबर दिया गया है कितना, 81 दिया गया है। तो मास नंबर किसका सम होता है, सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इसी का तो सम होता है ना। तो मास नंबर 81 दिया गया है, तो 81 विल बी इक्वल टू x नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गया प्लस x प्लस 31.7 x बाय 100, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गया। तो बस इसको ऐड करके x का वैल्यू निकाल लो, तो जो x आया वही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो जाएगा, उससे तुम्हारा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएगा। तो न्यूट्रॉन्स निकालना नहीं है, सिंबल ही निकालना है तुमको, तो x निकल जाएगा, तो उसका हमको एटॉमिक नंबर पता चल गया और मास नंबर तो पता ही है 81, तो बस सिंबल आ जाएगा। तो सॉल्व करोगे x का वैल्यू कितना आ रहा है इससे बताओ तो, 35 आ रहा है ना। हाँ 34.95 आ रहा है। हाँ तो वो राउंड ऑफ करके 35, सर ठीक है। तो ये 35 हो गया ब्रोमीन, 35 एटॉमिक नंबर ब्रोमीन का है और मास नंबर 81। तो ये हो गया फर्स्ट। देख लो अभी भी डाउट है, जिसका था क्लियर हो गया। यस सर। चलो दूसरे में किसको किसको डाउट है, या हो सर जाएगा, बताना है क्या सेकंड वाला। एक्सक्यूज मी सर, अगर 34.4 आया होता तो उसको 30, सॉरी 34 राउंड ऑफ करके 35। 34.4 आया होता तो जैसे राउंडिंग ऑफ करते हैं हम लोग, राउंड ऑफ का रूल नहीं पढ़े हो क्या, 5 से लेस होता है तो उसका वो पहले वाला होता है ना। सर मतलब मैथ्स वाले राउंड ऑफ वाले रूल चलेगा। हाँ हाँ वही वाला चलेगा, जो मैथ्स में राउंड ऑफ, क्योंकि कैलकुलेशन तो मैथ्स वाला ही है ना। क्योंकि केमिस्ट्री में कुछ अलग होता है क्या, मल्टीप्लाई डिवाइड का मतलब तो वही होता है ना, वैल्यूज तो कुछ अलग नहीं होते हैं। तो जो राउंड ऑफ वहां करते थे वही सेम चीज यहाँ भी करना है। चलो सेकंड वाला बताना है या हो जाएगा। हेलो, बोलो बोलो जल्दी। हो जाएगा सर। वो किसको पूछना था, बोलो बता दें। हाँ सर बता दीजिए। चलो देख लो। हाँ यहाँ पे आयन के बारे में दिया गया है, तो आयन क्या बोला गया है, क्वेश्चन पढ़ो ढंग से। आयन विथ मास नंबर 56 है और 3 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज है इसके पास, मतलब 3 प्लस चार्ज है, मतलब ऑब्वियसली उसका इलेक्ट्रॉन 3 कम होगा। कंटेन्स 30.4% मोर न्यूट्रॉन्स देन इलेक्ट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ही यहाँ पे x मान लेते हैं हम लोग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को
इस आयन में x एज्यूम कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर x हो गया तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बता सकते हो कितना होगा? अगर आयन पे +3 चार्ज है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर x है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना होगा? x + 3 हो जाएगा। बताओ। सर अगर हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को x ले लें फिर इलेक्ट्रॉन को x-3 कर लें तो? अरे बात बराबर ही है, उससे क्या डिफरेंस है? दोनों में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का वैल्यू जो है वो 3 ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि +3 चार्ज है ना। कोई भी सिंबल मान लेते हैं हम, x एलिमेंट है, इसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है। 3 पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब क्या हुआ कि वो 3 इलेक्ट्रॉन को लूज किया होगा, तभी तो 3 पॉजिटिव चार्ज होगा। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स x माने हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो जाएगा? x + 3, क्योंकि प्रोटॉन्स का नंबर हमेशा 3 टाइम ये 3 से ज्यादा होगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर x है तो प्रोटॉन्स x + 3 हो गया। चलो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना हो जाएगा? व्हाट विल बी द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स? कितना परसेंट? 1.304x। ये x प्लस कितना परसेंट ज्यादा है? 30.4। 30.4% है ना। तो x + 30.4% ऑफ x। तो ये तुम्हारा आ जाएगा, सॉल्व कर लेना इसको जो भी है। ये x + 30.4/100 इंटू x, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। और मास नंबर तुमको पता ही है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मास नंबर कितना दिया हुआ है? 56। 56 है ना। तो मास नंबर किसका इक्वल होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स x + 3 और प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स x + 30.4 x/100। इसको सॉल्व करो, x का वैल्यू कितना आ रहा है? यही सॉल्व करके x का वैल्यू निकालना है। x कितना आ गया बताओ सॉल्व करके। सर 23। तो x23 आ गया। तो x23 मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया 23, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना हो जाएगा? 26। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 26 है, मतलब एटॉमिक नंबर 26, और एटॉमिक नंबर 26 किसका होता है? Fe का। तो Fe हो गया 26, और इसके ऊपर 3 प्लस चार्ज है, और इसका मास नंबर कितना हो जाएगा? 56। ये तो दिया हुआ ही है, तो यही हो गया आयन। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, चलो और कोई डाउट है इसमें? हेलो, नो क्लियर हो सर। गया ना सबका? चलो, तो ये हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस और भी मिलेंगे तुम लोगों को, अब बन जाएगा ना इस टाइप का क्वेश्चन? बोलो। यस सर। चलो, तो ये अगर बन जाएगा, और बाकी तो तुम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, ये सब आयंस का भी निकालने जानते ही होगे। ठीक है, वो सब ऑलरेडी किए ही हो तुम लोग। अब इसमें नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, ये सब नहीं बताना है ना, ये सब तो पता है। आइसोटोप्स मतलब क्या हुआ, ये सब बताना है क्या? आइसोटोप्स किसको बोलते हैं? नो जल्दी जल्दी बता दो। सर। आइसोटोप्स हो गया सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, और आइसोबार्स में क्या होता है बताओ? आइसोबार्स किसको बोलते हैं? डिफरेंट एटॉमिक नंबर सेम मास नंबर। हाँ, मास नंबर सेम होगा, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। ठीक है, और आइसोटोन्स होता है, आइसोटोन्स में क्या होगा? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। हाँ, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, मतलब उसमें डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स होंगे, मतलब एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट होगा, मास नंबर भी डिफरेंट होगा, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होगा? वो सेम होगा। तो उसको हम लोग आइसोटोन्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब तो ऑलरेडी पढ़े ही हो तुम लोग।
तो इस टाइप के क्वेश्चंस बन ही जाएंगे ये बेसिक वाले। चलो अब आगे का टॉपिक इसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आगे जो 11th में भी तुम लोग का काम आएगा, मतलब 11th का ही टॉपिक धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे अब। तो ये इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में कोई दिक्कत नहीं है ना? और बोलो। सर आइसोटोन्स बता सकते हैं एक बार? बताए तो आइसोटोन्स, जिसमें कि चलो लिख ही लो। आइसोटोन्स में क्या होगा कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर सेम। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होगा। तो इसका एग्जांपल कोई दो तो एक आइसोटोन्स का बताओ तो कोई। पोटेशियम एंड क्लोरीन। पोटाशियम एंड क्लोरीन, चलो देखते हैं। पोटाशियम के है, एटॉमिक नंबर 19 होता है। मास नंबर कितना है पोटाशियम का, बताओ तो। मास नंबर कितना है पोटाशियम का? 39। 39। और क्लोरीन का कौन सा आइसोटोप बोल रहे हो? क्लोरीन के दो आइसोटोप होते हैं, 1735 1737। कौन सा? 17 70। कौन सा वाला, 35 या 37? बोलो जल्दी, जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो जाएगा 37 वाला होगा ना। तभी तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स करोगे तो इसमें देखो पोटेशियम वाले में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना होगा, कैलकुलेट करके बताओ तो कितना होगा। सर 20। 20। उसी तरह क्लोरीन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालो, एन का वैल्यू कितना हो जाएगा? 20। 20। तो ये दोनों हो गए ना आइसोटोन्स। नाम एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट है, मास नंबर भी डिफरेंट है, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 20 है। तो ये किसका एग्जांपल हो गया? आइसोटोन्स का। ठीक है, तो इसी टाइप के स्पीसीज को बोलते हैं हम लोग आइसोटोन्स। एक होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, इसमें जरूरत पड़ेगा। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज किसको बोलते हैं? जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज मतलब स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोलते हैं। जैसे मान लो एग्जांपल हो गया इसमें नियॉन हो, नियॉन हो गया, या Na+ ले लो, Mg2+ ले लो, Al3+ ले लिए, F- हो गया, O2- हो गया, N3- हो गया। ये सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं या नहीं है, बताओ तो। बोलो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं या अलग लग रहा है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हम लोग बोलेंगे जिसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो। तो इन सब में काउंट करके देखो, इलेक्ट्रॉन सेम आ रहे हैं सब में। हम्म, यस सर। यस सर। कितना आ रहा है सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? किसके इक्वल 10। आ रहे? 10। ठीक है, 10। Na+ है तो इसमें 11 होता है, तो एक प्लस चार जाएगा, 10 हो गया। Mg2+ में भी 10 हो गया, Al3+ में भी 10, F- 10, O2- में भी 10, और N3-। तो ये सारे किसके एग्जांपल्स हो गए? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ठीक है, चलो तो अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। तो चलो, रदरफोर्ड का जो तुम लोग जो मॉडल पढ़े थे, रदरफोर्ड्स का एटॉमिक मॉडल, ठीक है, तो उस रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में ड्रॉबैक क्या था, कोई बता सकते हो? रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल का, उसके बाद ही Stability तो of वो। atom cannot be explained in Rutherford model. हाँ, तो स्टेबिलिटी ऑफ द एटम क्यों नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा, तो उसको डिटेल में बताओ तो कोई। सर हम बोले। सर इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व करेगा तो उसका एक्सेलरेशन होगा कुछ, और एक्सेलरेशन होगा मतलब वो एनर्जी रेडिएट करेगा, और करते करते फिर वो न्यूक्लियस में फॉल कर जाएगा अल्टीमेटली।
जिससे बहुत अनस्टेबल हो Collide कर जाएगा वो जाएगा। एटम, लेकिन हाँ, तो ऐसा हम लोग मैप नहीं एटम है। डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो कभी एटम डिस्ट्रॉय नहीं होता, वरना यूनिवर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता था। फिर इसको बोर इस मॉडल को थोड़ा मॉडिफाई करके अपना स्टेबिलिटी ऑफ एटम को समझाया। तो ये चीज था कि वो स्टेबिलिटी ऑफ द एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग जो उसका मैक्सवेल का एक्चुअली वो थ्योरी यूज किया था, मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, जिसके अकॉर्डिंग क्या था कि कोई भी अगर चार्ज्ड पार्टिकल एक्सेलरेट करता है तो वो एनर्जी रेडिएट करेगा, एमिट करेगा। तो वही सेम चीज यहाँ अप्लाई होता है। इलेक्ट्रॉन चार्ज्ड पार्टिकल है तो वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, मतलब ऑब्वियसली उसका हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अगर स्पीड कांस्टेंट है फिर भी उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज होंगे। सेंट्रीपिटल तो एक्सेलरेशन। हाँ, तो वहां पे डायरेक्शन हर एक मोमेंट पे सर्कुलर मोशन करेगा तो डायरेक्शन तो हर एक मोमेंट पे चेंज हो रहा है ना, क्योंकि डायरेक्शन वहां पे वो एंगुलर वेलोसिटी वहां पे होता है। तो एंगल चेंज होगा तो ऑब्वियसली उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ठीक है, तो डायरेक्शन चेंज, अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वहां पे वेलोसिटी चेंज होगा, और चेंज इन वेलोसिटी को एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो वो एक्सेलरेट करेगा तो एनर्जी रेडिएट होना चाहिए था, और रेडिएट करते करते धीरे धीरे उसको न्यूक्लियस में फॉल कर जाना चाहिए था, मतलब कोलाइड कर जाना चाहिए था। बट दैट इजंट द केस, मतलब वो नहीं हो रहा है। इसका मतलब एटम स्टेबल है, और वो उसका थ्योरी जो है, जिस थ्योरी के अकॉर्डिंग वो एक्सप्लेन करना चाह रहा था, वो प्रिवेल नहीं कर रहा है, या उसके अकॉर्डिंग अब वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है अपने थ्योरी को। तो इसलिए जो उसका थ्योरी रिजेक्ट हुआ, तो बोर्स मॉडल आया। बोर्स में एक्चुअली बोर्स मॉडल को डिटेल में करेंगे हम लोग। तो बोर्स बताया कि हर एक एनर्जी लेवल जो होते हैं, जो ऑर्बिट होता है, उसको वो एक अलग नाम दिया, जिसको एनर्जी स्टेशनरी एनर्जी लेवल बोला गया। ठीक है, मतलब वो बोला कि हर एक लेवल का या हर एक शेल का जो एनर्जी होगा या ऑर्बिट का एनर्जी वो फिक्स्ड होता है, और इलेक्ट्रॉन उसमें अगर घूमेगा तो वो फिक्स्ड वेलोसिटी से घूमेगा, उसका वेलोसिटी भी चेंज नहीं होगा, और वो डिस्टेंस जो होगा, हर एक सेल का डिस्टेंस जो होगा वो सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस से वो फिक्स्ड रहेगा। तो सारा चीज कैलकुलेशन करना है कैसे वो निकाला। ठीक है, तो वो सब चीजें हम लोग बोर्स मॉडल जब करेंगे तो डिटेल में करेंगे। लेकिन बोर्स मॉडल आने से पहले भी कुछ कुछ डेवलपमेंट्स हो रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम एक्सप्लेन करने में। तो वो डेवलपमेंट्स क्या था कि कोई भी पार्टिकल है या कोई भी सब्सटेंस है, तो उसका एक्चुअली दो नेचर होता है। एक पार्टिकल नेचर होता है, एक वेव नेचर होता है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन का भी दो नेचर होता है। ठीक है, मतलब कुछ कुछ साइंटिस्ट जो है अपना थ्योरी एक्सप्लेन किया वो इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को कंसिडर करके किया, और कुछ कुछ साइंटिस्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल एज्यूम करके। ठीक है, पार्टिकल और वेव में डिफरेंस समझ रहे हो ना तुम लोग? पार्टिकल मतलब एक छोटा सा पार्टिकल, मतलब उसको हम लोग एक बहुत ही छोटा मास कंसिडर करेंगे। इलेक्ट्रॉन का एक बहुत ही छोटा साइज है, और उसका मास भी बहुत कम है, तो वो पार्टिकल हो गया। वेव जब हम लोग करेंगे तो वेव एक्चुअली क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूसली वो मूव करते जा रहा है, तो वो वेव होता है। लेकिन पार्टिकल क्या हो गया, वो डिसकंटिन्यूस हो गया। तो कोई भी सब्सटेंस है ना, तो उसका दो नेचर कंसिडर किया गया है। तो डुअल नेचर जिसको बोलते हैं हम लोग, तो दो नेचर होता है, एक पार्टिकल की तरह भी वो बिहेव कर सकता है और वेव की तरह भी। तो वही चीज बता रहे हैं कि कुछ कुछ साइंटिस्ट जो है उसको पार्टिकल की तरह ट्रीट करके अपने थ्योरी को एक्सप्लेन किया, और कुछ कुछ साइंटिस्ट जो है वो उसको वेव की तरह ट्रीट करके एक्सप्लेन किया। तो बोर्स मॉडल में जनरली उसको बोर्स मॉडल में जो हम लोग पढ़ते हैं, तो बोर्स मॉडल में वो उसके पार्टिकल नेचर को कंसिडर करके एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, लेकिन हम लोग जो इसमें बहुत सारे थ्योरीज पढ़ेंगे जैसे आगे, तो वो सारे थ्योरी जो है उसके वेव नेचर के ऊपर बेस्ड है। जैसे मान लो हम लोग पढ़ेंगे एक हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एक वेव इक्वेशन, एक डी ब्रॉयस इक्वेशन होता है वो पढ़ेंगे। तो वो सारा चीज जो है इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, सर ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ इसी में आएगा क्या?
हाँ, वो डी ब्रॉगली नहीं, वो लिखा जाता है बट इट इज प्रोनाउंस्ड एज डी ब्रॉय। ठीक है, तो वो सारा चीज इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो अगर हम लोग पार्टिकल की तरह ट्रीट कर रहे हैं तो वो हम लोग बोर्स मॉडल में वो डिटेल में करेंगे कि कैसे बोर्स मॉडल में कैलकुलेशन करना है उससे रिलेटेड। लेकिन अगर उसको वेव की तरह ट्रीट करना है तो वेव से रिलेटेड कुछ कुछ टर्म्स होते हैं, तो वो सारा टर्म्स तुम लोग को पता होना चाहिए। तो वो सारे टर्म्स को एक्सप्लेन करते हैं। वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो वेव नेचर में ये सारे टर्म्स हैं, इन सबसे फेमिलियर होना चाहिए तुम लोगों को। तो जैसे कोई भी वेव है, तो वेव का तो तुम लोग पढ़ ही होगे। वेव को हम लोग दो एक्सेस में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये जैसे मान लो एक वेव ड्रॉ कर रहा है, तो ये इस टाइप का कुछ रिप्रेजेंटेशन होता है वेव का, ऐसा ही होता है ना। यस सर। ठीक है, तो ये मान लो ये एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है। तो वेव से रिलेटेड कुछ कुछ टर्म्स होते हैं। वेव का जो सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट होता है इसको क्या बोला जाता है बताओ तो? क्रेस्ट। क्रेस्ट। और वेव का जो सबसे बॉटम मोस्ट पार्ट होता है इसको ट्रफ। ट्रफ। ठीक है, ये क्रेस्ट और ट्रफ। अब वेव का वेवलेंथ होता है। वेवलेंथ मतलब क्या बोलते हैं? डिस्टेंस वेवलेंथ, बिटवीन टू consecutive crest or trough is called wavelength. हाँ, तो दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट, दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस ये होता है वेवलेंथ। या फिर दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ के बीच का डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस बराबर ही होगा तो इसको वेवलेंथ बोला जाता है। और वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं, एक ग्रीक सिंबल है लैम्डा। ठीक है, ये ऐसे है, ये सिंबल इसका, ये सिंबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, सब जगह यही यूज करेंगे हम लोग। वेवलेंथ को रिप्रेजेंट किया जाता है लैम्डा से। ठीक है, ये ग्रीक सिंबल है लैम्डा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो ये डेफिनेशन लिख नहीं रहा है, ये लिख लोगे खुद से कि डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट या फिर डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ, जिसको वेवलेंथ बोला जाता है। चलो, ये वेवलेंथ हो गया। इसके बाद एम्पलीट्यूड होता है वेव का, या उससे पहले देखो फ्रीक्वेंसी होता है। तो फ्रीक्वेंसी बताओ तो। फ्रीक्वेंसी से पहले एक टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड बताओ। टाइम पीरियड किसको बोलेंगे? सर एक ऑसिलेशन में जितना टाइम लगता है। सर एक ऑसिलेशन को करने के लिए जितना टाइम लिया जाता है। एक ऑक्सीलेशन को Time taken by a wave to pass through a point. हाँ, तो वेव का अगर हम लोग कंसिडर करें तो किसी पॉइंट, एक कंप्लीट वेव को, ठीक है, एक कंप्लीट, मान लो कोई पॉइंट हम लोग मार्क कर दिए कहीं पे, पूरा कंप्लीट सर वेव को पास पास करने में उस पॉइंट से कितना टाइम लग रहा है, तो उसको सर टाइम पीरियड बोलते हैं। हाँ बोलो। एक वेव का उतना ही ना होगा जितना साइन या कॉस का जो ग्राफ में जो उसका लूप होता है उसका एक टाइम पीरियड, मतलब उसका जो पीरियड रहता है जैसे 2 पाई साइन का रहता है वैसे ही। हाँ, वो वैसा ही रहता है। वो उसमें वहां पे फ्रीक्वेंसी होता है, कितने इंटरवल में वो रिपीट हो रहा है। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो फ्रीक्वेंसी मतलब एक सेकंड के टाइम, एक सेकंड के रेस्पेक्ट में हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, टाइम पीरियड मत वो टाइम पीरियड होता है कि कितने इंटरवल में वो रिपीट होता है। तो जो ग्राफ होता है ना, पर्टिकुलर साइन का, कॉस का, टैन का, सबका अलग अलग ग्राफ होता है, तो सबका टाइम पीरियड अलग अलग होता है। ठीक है, तो वो उसी के अकॉर्डिंग हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो मैथमेटिकल उसमें हम लोग नहीं घुस रहे हैं। उस ग्राफ्स का नेचर जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग वो वेरी करेगा। यहाँ पे जस्ट एक हम बता रहे हैं इसी की डेफिनेशन क्या होता है। तो ये टाइम पीरियड क्या हुआ कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट से वेव को पास करने में जितना टाइम लगेगा टोटल, उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। अब इसी में एक टर्म आता है फ्रीक्वेंसी। नंबर फ्रीक्वेंसी ऑफ बताओ वेव्स तो। पर यूनिट टाइम। हाँ, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम। या फिर ऐसे एज्यूम कर लो कि किसी एक पॉइंट से एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ वेव्स पास कर रहा है, उसको हम लोग, 1/t। हाँ, उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोल देंगे। तो फ्रीक्वेंसी का जनरल जो है, इसको 1/टाइम पीरियड भी बोल सकते हैं हम लोग, 1/t, 1/टाइम पीरियड।
और फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड का ऐसे एसआई यूनिट क्या होता है? सेकंड होगा। टाइम पीरियड सेकंड में मेजर करेंगे, टाइम होता है तो एसआई यूनिट सेकंड हो गया। तो फ्रीक्वेंसी का जो एसआई यूनिट होगा हर्ट्ज। ये या तो सेकंड इनवर्स लिख सकते हैं या फिर इसी को हर्ट्स, HERTZ, HZ से, ठीक है। तो दोनों सेम चीज है, सेकंड इनवर्स या फिर हर्ट्स। और फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? ये भी एक ग्रीक सिंबल है, न्यू से, ठीक है। यहाँ पे लिख दे रहा है फ्रीक्वेंसी, ये है इस टाइप का रिप्रेजेंटेशन, ये वी नहीं है, ये इस टाइप का कर्व्ड वी ड्रॉ करोगे ऐसे, ठीक है। तो ये इसको न्यू बोला जाता है, ग्रीक सिंबल है। तो ये फ्रीक्वेंसी हो गया, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हो गया, टाइम पीरियड हो गया। अब इसमें एक टर्म आता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड बताओ तो, बोलो। सर वेव एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्टरबेंस। the maximum displacement of a graph with respect to x axis in both directions. हाँ, अपने मीन पोजीशन से वो कितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कर रहा है ग्राफ, ठीक है। वेव कितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, वो वाई एक्सिस में हम लोग मेजर करेंगे। तो इस ग्राफ का मीन पोजीशन देखोगे तो इससे ये मैक्सिमम कितना डिस्प्लेस हो रहा है, ये मीन पोजीशन है ना, एक्स एक्सिस वाला ये मीन पोजीशन है। तो इस मीन पोजीशन से ये मैक्सिमम कितने डिस्टेंस तक उठ रहा है ऊपर, कितना डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, उसको हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो मैक्सिमम तो ये इतना ही जा रहा है, इतना ही जा रहा है ना मैक्सिमम, कोई भी सर वेव देख रहा हो। हाँ बोलो। सर एम्पलीट्यूड का बोल सकते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट एंड ट्रफ बाय 2। हाँ वैसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट एंड ट्रफ, तो उसके बीच का डिस्टेंस का तुम बाय 2 कर दोगे, जो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। क्योंकि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक और ये वाला जो डिस्टेंस है, ये दोनों तो इक्वल ही होंगे ना, तो उसका मिड पॉइंट, उसका डिस्टेंस लेके हाफ कर दोगे तो वो वही। एक क्रेस्ट यहाँ पे है ना, और ये ट्रफ ये है, तो इन दोनों का जो डिस्टेंस होगा, इन दोनों का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, इसका हाफ कर दो, ठीक है। या फिर ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि ग्राफ अपने मेन पोजीशन से कितना मैक्सिमम डिस्प्लेस कर रहा है वाई एक्सिस की तरफ, तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा उसी को हम लोग एम्पलीट्यूड बोल देते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गया? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऐसा लिख लो ऑफ ए वेव फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। तो ये हो गया एम्पलीट्यूड, क्लियर है ना। इसमें एक और टर्म आता है वेव नंबर। चलो वेव नंबर ये नया होगा, वेव नंबर सुने थे पहले? सुने तो है। क्या होता है वेव नंबर, बताओ कोई भी सुने हो तो। बोलो बोलो जल्दी। डेफिनेशन याद नहीं आ रहा, फिजिक्स में पढ़े थे। चलो वेव नंबर एक्चुअली होता क्या है, इसका रिप्रेजेंटेशन देख लो, न्यू बार होता है। जैसे फ्रीक्वेंसी का न्यू था ना, इसके ऊपर हम लोग बार एक लाइन अगर ड्रॉ कर दें तो न्यू बार हो गया वेव नंबर। तो इसको डिफाइन किया जाता है, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ वेवलेंथ्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। नंबर ऑफ वेवलेंथ्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। सर तो इसको मतलब 1/λ। हाँ 1/λ, तो ये है वेव नंबर, न्यू बार हो गया, विल बी इक्वल टू 1/λ। तो 1 बाय वेवलेंथ हो गया, वेवलेंथ का इन्वर्स कर लो, ठीक है। रेसिप्रोकल ले लें उसका, तो वही वेव नंबर हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, इसी को हम लोग वेव नंबर बोलते हैं। तो जैसे वेवलेंथ हो गया लैम्डा, तो इसको हम लोग, इसका एसआई यूनिट अगर हम लोग लिखना चाहें तो मीटर होगा। तो वेव नंबर का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर इनवर्स। एसआई यूनिट हम लोग बात कर रहे, लेकिन कॉमनली देखोगे या सेंटीमीटर इनवर्स में रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। एसआई यूनिट अगर पूछा जाए तो मीटर इनवर्स हो गया।
लेकिन मोस्ट कॉमन यूनिट जो है इसका वेव नंबर का सेंटीमीटर इनवर्स होता है। अब जैसे देखो वेवलेंथ यहाँ पे बहुत ही छोटा होगा, मीटर में रिप्रेजेंट नहीं किया हो रहेगा, उससे भी बहुत सारे छोटे यूनिट्स होते हैं, वो सारा चीज पता है ना तुम लोगों को। जैसे 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर में कितना मीटर होगा? 10⁻⁶ हाँ 1 माइक्रोमीटर, इसको ऐसे डिनोट करते हैं 1 म्यू मीटर, तो ये 1 माइक्रोमीटर है 10⁻⁶। इसके बाद 1 नैनोमीटर होता है, 1 नैनोमीटर में कितना होगा? 10⁻⁹ मीटर। टेन टू 10 द पावर माइनस नाइन। इसके बाद इसमें एक और एडिशन होता है, 1 एंगस्ट्रम बोलते हैं हम लोग। 10⁻⁻10 मीटर और 10 हाँ नैनोमीटर। ये ध्यान रखना, एंगस्ट्रम को ए कैपिटल ए लिखोगे, उसके ऊपर एक छोटा सा ऐसे सर्कल बना लोगे, ये एंगस्ट्रम है। तो 1 एंगस्ट्रम होता है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, तो ये सारे कॉमन यूनिट्स यहाँ पे वेवलेंथ के यूज होंगे। पिकोमीटर भी होता है, पिकोमीटर कितना हो जाएगा? 10⁻12 10⁻12। तो पिकोमीटर जनरली ज्यादा यूज नहीं होगा, इसके बाद लेकिन फेंटोमीटर। हाँ फेंटोमीटर होता है, तो वो उतना ज्यादा नहीं जाना है। मोस्टली नैनोमीटर और एंगस्ट्रम यही दोनों यूज होगा। ठीक है, तो ये सब चीज ध्यान रखना। तो ये हो गया, ये सारा कुछ कुछ टर्म्स था जो कि रिलेटेड थे किससे? वेव नेचर से, क्योंकि वेव नेचर हम लोग यहाँ पे कंसिडर करने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर, तो उसके लिए ये सारे टर्म से फेमिलियर होना चाहिए। अब यहाँ पे जैसे कोई भी रेडिएशन है, तो रेडिएशन में तुम लोग फिजिक्स में एक फॉर्मूला पढ़े होगे कि किसी भी रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ कैसे रिलेटेड होता है। तो कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है तो वो हम लोग एज्यूम करते हैं कि वो किस किस स्पीड से चलता है, स्पीड ऑफ लाइट से चलता है। कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो अगर मूव कर रहा है तो वो उस रेडिएशन का स्पीड क्या होगा? जनरली हम लोग कितना स्पीड ले लेते हैं उसका? जो स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? सी सी C से। तो कितना वैल्यू होता है स्पीड ऑफ लाइट का, बताओ? 3 × 10⁸ मीटर पर 3 सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये हो गया स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, ये तीनों आपस में रिलेटेड होते हैं। बता सकते हो कि क्या रिलेशन होगा तीनों के बीच का? Speed is equal to frequency into wavelength. ये सी जो होता है स्पीड ऑफ लाइट, ये किसके इक्वल होगा? फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा। ठीक है, ये रिलेशन होता है, ये ध्यान रखना। सी इज इक्वल टू, ये न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ये सिंबल ध्यान रखना, ये फ्रीक्वेंसी हो गया और ये लैम्डा है। लैम्डा क्या हुआ? वेवलेंथ। और सी क्या है? स्पीड ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। लाइट। तो ये सारे टर्म्स का मतलब ध्यान रखना। तो यहाँ से कोई भी दो वैल्यू अगर दिया हुआ है, या स्पीड ऑफ लाइट तो तुमको पहले से ही पता है, तो कोई एक वैल्यू दिया है तो दूसरा वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, कर सकते हो ना, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट का तो तुमको पता ही रहेगा हमेशा। चलो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, जैसे बनाओ। ये सिंपल सा क्वेश्चन है इसी फॉर्मूले के ऊपर, जो चीज बताएं जितना उतना ही। तो कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट पहला वेव नंबर और दूसरा फ्रीक्वेंसी ऑफ ए रेडिएशन having wavelength of 5800 एंगस्ट्रम। चलो करो तो।
हो गया? हेलो, बनाए? सर पहला का 1.6 into 10 to the power -4 मीटर पर मीटर इनवर्स, और दूसरे का 5.7 into 10 to the power 4 कितना बोले? फर्स्ट का वेव नंबर कितना आया है? 1.6 into 10 to the power -4। सर 1.7। 1.7। 1.7 और बस लेकिन मतलब 1.7? into 10 to the 10 to the power power -4। -4 अरे ऐसा यूनिट में बताओ। मीटर, मीटर में ही बताओ, मीटर इनवर्स में ही बताओ। वेव नंबर तो मीटर इनवर्स में ही आएगा ना। तो कितना आया है मीटर इनवर्स में? 1.7 into 10 to the power 6। 1.724 है एग्जैक्ट। 1.724 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर इनवर्स। अरे जस्ट तो रेसिप्रोकल लेना है, उसका करना क्या है? इतना क्या? और दूसरे वाले का कितना आया? फ्रीक्वेंसी कितना आया? फ्रीक्वेंसी नहीं आया किसी का? हेलो, बहुत टाइम लगाते हो 10 to तुम। the power 5 waves per second। फ्रीक्वेंसी क्या कर रहे हो तुम लोग? इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? चलो पहले वेव नंबर देख लेते हैं हम लोग। वेव नंबर क्या है? न्यू बार that will be equal to 1 by lambda, यही तो होगा। लैम्डा दिया हुआ है कितना? 5800 एंगस्ट्रम है। तो मीटर में हम पूछ रहे हैं ना, तो 1 बाय लैम्डा, तो 5800 एंगस्ट्रम। ये कितना होगा? 10 टू द पावर -10 मीटर होगा, होगा ना। तो इसको ये 1/58 कर लो, और इसको करोगे तो 10 टू द पावर यहाँ पे -8 हो जाएगा, तो ये ऊपर चला गया। -8 अगर ऊपर जाएगा तो ये 10 टू द पावर 8 मीटर हो गया। 8 मीटर इनवर्स हो गया। तो यहाँ पे देख लो, 1/58 को अप्रोक्सीमेटली सॉल्व करो, कितना आ रहा है 1/58। तो ये इसको कैलकुलेट करोगे तो ये नियरली आ जाएगा तुम्हारा 1.724। ठीक है, इसको सॉल्व करना डेसिमल लेके, और ये 10 टू द पावर 6 आ जाएगा मीटर इनवर्स। यही आ रहा है क्या तुम लोगों का? यस सर। यस सर। चलो फर्स्ट वाला तो यही है। दूसरा फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो तुम लोग को ये 5.7 and 10 to the power 5 waves per second। 10 टू द पावर 5 नहीं नहीं, चलो c इज इक्वल टू क्या है? न्यू इंटू लैम्डा, यही तो होता है ना। c हो गया स्पीड ऑफ लाइट, न्यू हो गया फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा हो गया वेवलेंथ। तो यहाँ पे हमको फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? c बाय लैम्डा। c कितना है स्पीड ऑफ लाइट? 3 इंटू 10 टू सर द 10 to the पावर power 8। 14। हाँ 10 टू द पावर 14 हो। 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। और लैम्डा कितना है? 5800 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर। तब इसको सॉल्व कर लो। ये 3/58 चलो कर लेते हैं। तो यहाँ सॉल्व करोगे, डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं, सॉल्व करोगे इसको, पावर अच्छा से देख लेना, ऊपर नीचे करके ये आ जाएगा तुम्हारा 5.172। ठीक है, इंटू 10 टू द पावर 14। यस, सेकंड इनवर्स। सेकंड इनवर्स लिखो या फिर हर्ट्स लिखो, बात बराबर है। ठीक है, यही आ रहा है। यस यस सर। सर।
ठीक है, तो थोड़ा कैलकुलेशन अच्छे से करना। चलो तो ये कर लोगे ना, अब ये सब सिंपल है, इसमें कुछ नहीं, एक दो फॉर्मूला ही है बस, इसके ऊपर ही क्वेश्चन रहेगा, कर लोगे ना ये सब, इसमें और कुछ नहीं है, बस सबका मतलब तुमको पता होना चाहिए, बस ये फॉर्मूला याद रखो, स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा होता है। तो ये फॉर्मूला से कोई भी एक चीज दिया हुआ है तो दूसरा आराम से निकाल सकते हो, और बाकी वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी, ये सब का डेफिनेशन बता ही दिए, वेवलेंथ, तो इससे रिलेटेड अब क्वेश्चन हो जाएगा। यस सर। हम्म, चलो तो आज हम लोग ये इंट्रोडक्शन वाला कर लिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे वाला टॉपिक करेंगे। तो आगे वाला टॉपिक में आएगा तुम लोग का प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी हम लोग करेंगे, ठीक है। क्वांटम थ्योरी वो एक्चुअली पार्टिकल नेचर के ऊपर बेस्ड है, और दूसरा हम लोग उसमें देखेंगे एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, आइंस्टाइन का वो एक्सपेरिमेंट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कि मेटल्स में ऑब्जर्व किया जाता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कोई पढ़े हो क्या? यस सर, शायद सर लाइट जब मेटेलिक सरफेस से पास होता है तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। हाँ, तो उसमें कैसे उससे सर रिलेटेड प्लैंक्स कैलकुलेशन, क्वांटम थ्योरी ये है क्या कि एनर्जी ट्रेवल्स इन फॉर्म ऑफ पैकेट कॉल्ड क्वांटा? हाँ वो उसी टाइप का है, और उससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है, कैसे मतलब उस थ्योरी को कैसे न्यूमेरिकली अप्लाई करना है, ठीक है। तो उसमें थ्योरी भी देखेंगे क्या एक्चुअल थ्योरी था, और उसको कैसे हम लोग उससे रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो तुम लोग को बोल देंगे सर को कि बुकलेट सेंड कर देने के लिए। तो ऐसे तुम लोग को एक लिंक मिला होगा ना गूगल ड्राइव का, जिसमें सारे बुकलेट्स होंगे, नहीं मिला है क्या? शेयर हुआ है लिंक तुम लोगों के यस सर साथ? मिला है, स्मार्ट Yes, प्लस ऑफिशियल। yes, sir. हाँ, तो यस उसी लिंक पे जाना, उसमें तुम लोग अभी इंजीनियरिंग वाला नहीं करना, 11th का जाना, सर। मेडिकल वाले में। हाँ, 11th मेडिकल का एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला बुकलेट वो डाउनलोड कर लेना तुम लोग, ठीक है। 11th मेडिकल का एटॉमिक स्ट्रक्चर का बुकलेट सर समझ में आया? सर मेडिकल का केमिस्ट्री और इंजीनियरिंग का केमिस्ट्री में कुछ डिफरेंट है क्या? डिफरेंस है? हाँ मतलब ऑब्वियसली डिफरेंस, मेडिकल और इंजीनियरिंग में डिफरेंस नहीं होता है, लेवल का डिफरेंस है। इंजीनियरिंग में थोड़ा सा टफ क्वेश्चन रहता है, और कुछ कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी हैं, ठीक है। तो पहले मेडिकल वाला कंप्लीट करेंगे हम लोग, उसके बाद मेडिकल वाला अच्छे से हो जाएगा तो फिर इंजीनियर, मतलब टॉपिक्स ऑलमोस्ट सेम है, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। मेडिकल वाले में क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा कम होता है, मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा रहते हैं, लेकिन इंजीनियरिंग में जो ये एडवांस उसमें तुमको थोड़ा सा सोचने वाले क्वेश्चंस रहते हैं। जेई मेंस में तो ठीक है, फॉर्मूला वाला मिल ही जाएगा, जेई एडवांस वाला सेक्शन में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो पहले मेडिकल वाला ही बुकलेट तुम लोग डाउनलोड कर लें 11th मेडिकल से, ठीक है। पहले उसको कंप्लीट करो, उसके बाद इंजीनियरिंग वाले में जाएंगे हम लोग। तो वो डाउनलोड करके रख लेना अभी, मतलब अभी तो ज्यादा टॉपिक हुआ नहीं है उसमें, क्वेश्चंस कुछ कुछ मिलेगा, अगर ये सब से रिलेटेड तो देखना। ये शुरुआत का जो टॉपिक सब बताए, ये सब से रिलेटेड अगर क्वेश्चंस मिलेगा तो प्रैक्टिस कर लेना, नहीं तो फिर आगे नेक्स्ट क्लास में हम बता देंगे कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। सर अभी आप कहाँ से बोले मेडिकल वाला बुक डाउनलोड करने? मिला होगा ना एक गूगल ड्राइव का लिंक मिला होगा स्मार्टफोन, जहाँ पे सारे बुकलेट्स हैं, नहीं होगा तो सर हम बोल देंगे। क्या? सर एक बार आप इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक है सब कुछ लिस्ट कर सकते हैं? अरे टॉपिक्स तुम एनसीईआरटी देखे हो 11th का? यस सर, उस पीडीएफ है। हाँ, तो बस उस पीडीएफ में वो एनसीईआरटी में जितने टॉपिक्स हैं वो सारा टॉपिक पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है। 11th में जितने टॉपिक दिए गए हैं ना एनसीईआरटी में, वो सारा टॉपिक्स ही कवर करेंगे इसमें। A to Z। A to Z।
ठीक है। ओके सर। तो तुम लोग ये एनसीईआरटी, अगर एनसीईआरटी का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। 11th का एनसीईआरटी का पीडीएफ, इस चैप्टर का ही सिर्फ करना, पूरा बुक डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। एटॉमिक स्ट्रक्चर एनसीईआरटी डालोगे पीडीएफ, वो आ जाएगा अपने आप। तो इस पूरे चैप्टर का पीडीएफ डाउनलोड करके रख लो, उससे भी रेफरेंस ले सकते हो, ठीक है। और बाकी बुकलेट कर लेना, नहीं तो हम बोल देंगे ग्रुप में सेंड कर देने, वो सेंड कर देंगे तुम लोग के ग्रुप में बुकलेट, ठीक है। चलो, आज जितना बताया उसमें कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो फिर आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बताओ। सर म्यू डैश इक्वल टू 1 बाय लैम्डा कैसे बोले? न्यू डैश नहीं है, न्यू डैश है। तो वो वेव नंबर है ना, वो जस्ट रिप्रेजेंटेशन है। वेव नंबर होता है 1/λ, वो लैम्डा का रेसिप्रोकल लेते हैं हम लोग। वेवलेंथ का रेसिप्रोकल को वेव नंबर बोला जाता है, ठीक है। तो वो जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है वेव नंबर का। फ्रीक्वेंसी को बोलोगे 1/टाइम पीरियड क्यों बोला जाता है, तो वो जस्ट उसका फॉर्मूला है, वो रिप्रेजेंटेशन है। तो उसी तरह वेव नंबर है कि वेवलेंथ का अगर रेसिप्रोकल ले लेंगे हम लोग तो वो वेव नंबर हो जाएगा, ठीक है। ओके सर। और कुछ पूछना है किसी को तो पूछो, नहीं तो फिर आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं। बताओ, पूछना है? नो सर। सर ये रिलेटिव नहीं चार्ज का पूछना? जो वैल्यू है वो कहाँ से आया? कौन सा रिलेटिव चार्ज? तो जो ये 1.16 इंटू 10⁻⁻19 कोलम जो होता है, ये तो एब्सोल्यूट चार्ज है ना? हाँ, एब्सोल्यूट चार्ज। तो कहीं से वो वैल्यू एक्सपेरिमेंट से आया ही होगा ना। हाँ, वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही कैलकुलेट किया गया है चार्ज ऑन। सर हाँ, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में थोड़ा सा बताइए। क्या चीज? मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। वो सब नहीं पढ़ना है, वो जहाँ पे जो जरूरत होगा वो सब चीज हम बता देंगे, ठीक है। मास सर हम स्पेक्ट्रो सुने थे किसी से मास कैलकुलेट किया गया है एटम्स का। कैलकुलेट करने का वो तो बहुत सारे, वो अब सारा चीज तुम, वो सब बहुत ही एडवांस्ड एक्सपेरिमेंट सब किया जाता है, उसके थ्रू वो आता है मास। अब वो सारा चीज हम लोग नहीं पढ़ सकते है ना, जो चीज याद रखना है वो याद रखो डायरेक्ट। अब मास कैलकुलेट करने तुमको कहीं थोड़ी बोला जाएगा। तो एक जस्ट एक टेक्निक है मास स्पेक्ट्रोमेट्री, जिसके हेल्प से हम लोग चार्ज बाय मास रेशियो किसी भी एलिमेंट का वो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। मतलब जो भी एक्चुअली किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास आया है, तो वो उसी के हेल्प से आया, मास स्पेक्ट्रोमेट्री के हेल्प से ही। वो एक एनालिटिकल टेक्निक है, मतलब एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही वो टेक्निक यूज करके ही किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है। तो ओके सारा चीज हम लोग को नहीं करना है, वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू वो आया है जो, बस उसका वैल्यू याद रखना है। तुमको थोड़ी पूछा जाएगा वो कहाँ से आया है वो वैल्यू, वो एक्सप्लेन करने नहीं बोला जाएगा ना। तुमको बस पूछा जाएगा, जैसे सोडियम का मास है, सोडियम का मास तुमसे पूछा जाएगा, अब थोड़ी बोला जाएगा सोडियम का मास कैसे कैलकुलेट किया गया है। तो बस मास नंबर याद रखो, सोडियम का 23 होता है, एक एटम का मास 23 सर है। इस चैप्टर में मोल्स का भी यूज होगा क्या? हाँ, मोल कॉन्सेप्ट का भी यूज करेंगे। मोल कॉन्सेप्ट तो सारे जगह पे यूज होगा, जहाँ भी अब जितने भी केमिस्ट्री में के चैप्टर्स पढ़ोगे वो सब जगह यूज होगा मोल कॉन्सेप्ट। सर मोलर चार्ज भी कुछ होता है क्या? जैसे मोलर वॉल्यूम, मोलर मास। मोलर चार्ज बोल सकते हैं हम लोग कि 1 मोल के ऊपर जितना चार्ज है तो वो मोलर चार्ज हो गया। वैसा कुछ होता नहीं है, बट 1 मोल बोल सकते हैं हम लोग। 1 मोल अगर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर उतना चार्ज है, तुमसे पूछा जा सकता है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन ले लोगे तो उसके ऊपर टोटल कितना चार्ज होगा, तो ऐसे कैलकुलेट तो कर ही सकते हैं, ठीक है। ओके सर। सर ये ट्रू है कि द क्लोजर एन इलेक्ट्रॉन इज टू द न्यूक्लियस लेसर द एनर्जी इट नीड्स?
lesser the energy it needs for what? किस बुक में यही लिखा हुआ है। वो सारा चीज बोर्स मॉडल में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि मतलब एनर्जी जो होगा वो कैसे डिपेंड करेगा डिस्टेंस पे, मतलब न्यूक्लियस से अगर डिस्टेंस वेरी करते जाएंगे तो एनर्जी कैसे वेरी करेगा, वो सारा चीज बोर्स मॉडल में कैलकुलेट भी करेंगे हम लोग, और वहां पे पता चल जाएगा डिटेल में जब करेंगे तो, ठीक है। बोर्स मॉडल का पार्ट है वो सब, तो वेट करो, 2-3 दिन वेट करो, वो सारा चीज बोर का क्लियर हो बोर जाए। मॉडल ओवरऑल कितने क्लासेस कंज्यूम करेगा? अरे वेट करो, सब हो जाएगा, उसमें बहुत चीज करना है, डेरिवेशन सब भी आएगा, कैलकुलेशन भी आएगा, ठीक है। तो वेट फिर करो, सर उसके बाद अभी तो स्टार्ट हुआ है जस्ट, ठीक है ना, आज सर तो बहुत पहला ही लंबा क्लास। चैप्टर है क्या? बुक खोल के देखना तुम लोग, पता चल जाएगा लंबा चैप्टर क्या यस सर। होता है। जो जो टॉपिक्स हैं वो सारा चीज कवर करना है। अब पढ़ाने का 1 वीक में भी पढ़ा सकते हैं, 1 महीने में भी पढ़ाते हैं, तो डिपेंड करता है ना कितना पहले से पढ़ रखे हो तुम लोग, और कितने क्वेश्चंस कितनी आसानी से सॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। लंबा चैप्टर कुछ वैसा नहीं होता है, जो टॉपिक्स हैं वही तो कवर करना है, तो टॉपिक्स एक बार देख लेना तुम लोग एनसीईआरटी में, उसके बाद आगे करेंगे हम। तो जो जो टॉपिक्स होगा वो स्टेप बाय स्टेप ही चलेंगे हम लोग। बोर्ड्स में तो इस चैप्टर से सब्जेक्टिव ही क्वेश्चन आते होंगे ना? हम्म। चलो, और कुछ पूछना है उसमें सर ये आज चैप्टर जो? फिजिकल केमिस्ट्री के अंडर में आता है ना? हाँ, फिजिकल केमिस्ट्री। चलो चलो फिर तो करके रखो इतना, आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। ओके सर। चलो चलो फिर तो एंड कर रहे हैं, ठीक है। यस। चलो।